नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंट टीम। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बागेश्वर में कांग्रेस ने की उपचुनाव को लेकर जनसभा, कहा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं चुनाव, बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर साधा निशाना। उत्तराखंड में प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कांग्रेस हमलावर, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान का मांगा लेखा जोखा, सरकार दे पहले इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा। चमोली में सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का दौरा, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण, कहा वक्त पर राहत पहुंचाना पहली प्राथमिकता। हल्द्वानी में रजिस्ट्रियों पर रोक को लेकर चल रही भ्रांतियां, जिलाधिकारी वंदना सिंह ने दिया स्पष्टीकरण, जमीन बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। देहरादून और पौड़ी में लगातार बारिश, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और गंगोत्री मार्ग बंद, सोल इलाके में अतिवृष्टि और बादल फटा, नदियों का जलस्तर खतरे के ऊपर। बुलेटिन में खबरों का रुख भी करेंगे। फिलहाल आपको सीधा राजधानी देहरादून की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको दे सकते हैं, इतनी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने ठीक आपकी जो बात आपने अभी मुझसे कही, मैंने यही बात माननीय मंत्री जी से और उनके अधिकारियों से कही कि मैंने कहा एक राज्य ऐसा हो सकता है, आप हमको 400 मेगावाट बिजली दे दीजिए और आप 400 मेगावाट बिजली दे देंगे तो आपको कम से कम एक राज्य की तरफ से निश्चिंतता हो जाएगी कि अब बिजली की फिलहाल इस सीजन में उनके यहाँ कोई समस्या नहीं आने वाली है और आपके लिए मॉडल बन जाएगा। तो माननीय मंत्री जी की बात बिल्कुल एकदम से समझ में आई। उन्होंने कहा जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं वैसा ही कर दीजिए। तो मैं इस संबंध में भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे माननीय मंत्री धन सिंह जी के साथ आपने बहुत पहले से आप इन सब विषयों पर काम कर रहे हैं, उनको हम सरकारी रूप से प्राथमिकता से लेंगे। इसके साथ ही अपने आनुषंगिक प्रकोष्ठ गंगा सहकार ग्राम के तहत भी प्राकृतिक खेती, औषधि एवं पौधारोपण आदि कार्यों को भी आपके माध्यम से लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कर रही है। हमारी सरकार लगातार इस पर कराया जा रहा है। इसमें हमने एक जो पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी जिस योजना के बारे में लोग चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री घसियाणी योजना, इसके अंतर्गत पशुपालकों को जो पशुपालन के क्षेत्र में साइलेज उपलब्ध कराने का काम हो रहा है और राज्य भी इसको एक मॉडल के रूप में हमारी बेस्ट प्रैक्टिस को अपने राज्यों में करना चाहते हैं। उसके बारे में भी लगातार पूछते हैं। अभी नेपाल के लोग आए थे, नेपाल के लोगों को जब हमने इसका प्रेजेंटेशन दिखाया तो बहुत प्रभावित हुए। नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल अभी पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ भ्रमण करता हुआ उत्तराखंड भी आया था। जब हमने मुख्यमंत्री घसियाणी योजना के बारे में उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये योजना हम नेपाल में भी लागू करेंगे। उसके बारे में रुक करते हैं खबरों की ओर। बागेश्वर में कांग्रेस की ओर से भी पहली नामांकन जनसभा आयोजित कर उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि बागेश्वर में बसंत कुमार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास बागेश्वर में अपना परंपरागत 20,000 का वोट है। बसंत कुमार ने बागेश्वर में अपना अच्छा वोट बैंक तैयार किया है। उपचुनाव बागेश्वर में बीजेपी द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने पर कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी का कहना है कि बीजेपी 40 स्टार प्रचारक बागेश्वर में बुलाए या 400 प्रचारक बुलाए, बीजेपी की पोल जनता के बीच में खुल चुकी है।
और बसंत कुमार जी बहुत सशक्त ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो अपना परंपरागत वोट है लगभग 20,000 का, और जो बसंत कुमार जी का अपना वोट परसेंटेज है जो वो लगातार पिछले 3 इलेक्शनों से मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार बढ़ा रहे थे वो, और ये मिलके हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग परेशान हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारक दे चाहे 400 स्टार प्रचारक दे, जनता के सामने उनकी कलई खुलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहता है। युवा की बात करते हैं, युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, और युवा लगातार पिछले 6.5-7 उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव में सोशल मीडिया वॉर भी देखने को मिलेगी। चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सोशल मीडिया की टीम बागेश्वर के लिए रवाना कर दी गई है। बीजेपी के आईटी सेल को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। क्षेत्र सहित प्रदेश के मुद्दों पर कांग्रेस युवाओं और बागेश्वर की जनता पर प्रभाव डालने का प्रयास करने जा रही है। अभी देखिए, बेरोजगारी के मामले में जब 10,000 बच्चा उत्तराखंड में यहाँ पर अपना परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुआ तो उन पर लाठी भाजने का जो काम किया था भाजपा की सरकार ने, वो भी हम बताएंगे और दिखाने का काम करेंगे कि बेरोजगारों के ऊपर जिस तरह से वो रोजगार की मांग कर रहे थे और भाजपा सरकार ने लाठी भाजने का काम किया है। तो ये विभिन्न मुद्दे आज की डेट में जो पब्लिक के बीच के हैं उन्हें दिखाने का काम करेंगे और सच्चाई के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जनता भी इसको स्वीकारेगी, क्योंकि जनता ने कई बार भाजपा पर विश्वास किया और इस भाजपा ने जनता के साथ कई बार विश्वासघात किया है। तीरथ सिंह रावत ने दौरा किया है। सांसद ने कहा है कि बरसात के कारण जनपद में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। आपदा के समय लोगों तक राहत पहुंचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों पर अतिरिक्त मशीनें लगाते हुए शीघ्र आवाजाही सुचारू की जाए, विद्युत के खराब पोल और झूलती तारों को बदला जाए, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को ठीक किया जाए, प्रभावित क्षेत्रों में क्षति का आकलन किया जाए। वन, सिंचाई और राजस्व विभाग को आपदा प्रभावित क्षेत्रों संयुक्त निरीक्षण करते हुए नदी नालों में प्रोटेक्शन वर्क हेतु आपदा न्यूनीकरण में प्रस्ताव देने की भी बात कही है। तुमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर क्या होगा ये उनके मन में चिंता है। उसके लिए हमने कहा कि पटवारी तहसीलदार पूरा उस क्षेत्र में गांव में जा कर के और पूरा सर्वे कर रहे हैं, एक एक घर का मुआयना कर रहे हैं किस तरह प्रभावित है, और कुछ गांव भूस्खलन आदि और आने वाले से जो वहाँ की स्थिति लगती है ऐसे भी हैं कि वो रहने लायक नहीं होंगे ऐसा बताएं, लेकिन वो वहीं जाकर के जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद उनको कहाँ बसाना क्या करना ये बाद में होगा। वहीं गुरुवार को धामी सरकार के सलाहकारों की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के विषय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिसंबर माह में प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट में 2,50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की इन्वेस्टमेंट समिट में 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का लेखा जोखा बीजेपी सरकार से मांगा है। उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र की सरकार में इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा पहली सरकार दे, उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच विचार करे, ताकि राजकोष का दुरुपयोग ना हो और बेरोजगारों के साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश हो सके। अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स आने चाहिए यहाँ, उनको सुविधाएं भी देनी चाहिए, उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए, लेकिन सरकार पहले इस बात का जवाब दे। तो 1,25,000 करोड़ के जो MOU 2018 में किए हैं इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार में, उस इन्वेस्टर समिट के बाद कितनी इंडस्ट्री यहाँ आई हैं, कितने बड़े इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पर आए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, क्या व्यवस्था उन्होंने तब की। हल्द्वानी में रजिस्ट्रों पर रोक को लेकर चल रही भ्रांतियों को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने स्पष्टीकरण दिया है। कहा है कि किसानों को अपनी जमीन बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि
जिले में विभिन्न जमीनों की खरीद फरोख्त में मीरा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है और लोगों के बीच में अफवाह फैलाई जा रही है कि रजिस्ट्रियां बंद की गई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवल प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट में जिन कॉलोनियों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों द्वारा केवल अपने फायदे के लिए किसानों को गुमराह कर इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। रजिस्ट्रियों को रोका नहीं गया है, केवल क्रॉस चेक किया जा रहा है और शपथ पत्र की जांच भी की जा रही है। उसका कोई मुआवजा भी संबंधित ऐसे कुछ गांव चिन्हित किए गए हैं जिनमें एक ही खाते में 10 बार, 15 बार, 20 बार जो है रजिस्ट्रियां हुई हैं और उनमें रोडें भी डाली गई हैं, उनको कॉलोनी के रूप में डेवलप भी करा गया है। उनकी जांच हुई है। जो उक्त क्षेत्र में जो एफिडेविट सबमिट करे हैं संबंधित व्यक्तियों ने, उन शपथ पत्रों की का भी रैंडम भौतिक परीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जो शपथ पत्र सही हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो शपथ पत्र भौतिक निरीक्षण में गलत पाए जाएंगे उन पर विधिक कार्रवाई करी जाएगी। लोहाघाट नगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू होने को लेकर लोगों ने खुशी जताई है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि नगर लोहाघाट को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग वर्षों से की जा रही थी, जिस पर पूर्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट और चंपावत को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की घोषणा की, जिसके बाद शासन ने इसे कार्य रूप में परिणत करने की तैयारियां कर दी हैं, जिसका डिजिटल मैप भी तैयार हो गया है। अध्यक्ष वर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के 20 विभागीय अधिकारी शामिल रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने लोहाघाट और चंपावत जिले को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया और उनके घोषणा के अनुरूप जल्दी ही 9 तारीख को एक बैठक हुई थी और उसमें मास्टर प्लान जो लोहाघाट नगर का और चंपावत नगर का है, इसके तहत डिजिटल मैप बनना था। जो डिजिटल मैप बनना था, रोटी की टीम आई थी, उस डिजिटल मैप बनने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और अब डिजिटल मैप बनकर तैयार है। थराली क्षेत्र में एक बार फिर से आसमानी बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। दरअसल साल क्षेत्र में अतिवृष्टि और बादल फटने की घटना की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद प्राणवती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा, जिसके बाद पिंडर नदी की उफान पर आ गई और प्रवाह क्षेत्र में घर, मंदिर सभी को भारी नुकसान कर गया। जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते बड़ा नुकसान जनपद वासियों को हो चुका है। अब बारिश की एक एक बूंद से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। थराली क्षेत्र में देर रात को स्थानीय युवा पुलिस और प्रशासन की टीम ने लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जागरूक किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के आजाद नगर चौक के पास उप कारागृह के सामने नवीन गोयल का पाइप और टैंक के गोदाम में चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद वो सुबह जब गोदाम पर पहुंचे तो गोदाम का ताला खोलकर अंदर देखा तो वो हक्का बक्का रह गए। अंदर उनके ऑफिस का शीशा टूटा हुआ था और अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। नेहरू नगर है, रुड़की रामनगर, और सर ये पाइप का गोदाम है मेरा। और मैं सुबह आया हूँ, शाम हमने 6-7 बजे के लगभग दुकान बंद करी है। सुबह हम आए हैं ऐसे नॉर्मल अपना जिस तरह रूटीन में आते हैं, और फिर अपने 2 शटर लगे हुए, दोनों ब्लॉक थे हमारे,
अंदर आके शटर खोल के देखा तो हमारा ये सामने वाला शीशा ये टूटा हुआ था। तो हमने सोचा कि ये टैंक गिर के शीशा टूट गया होगा। तो हमने जब भी विश्वास में आके चोरी हो गई, अंदर आके देखा तो ये प्लेट सेट पड़ा था यहाँ पे, ये मार के पुलिस ले गई है, क्या कहते हैं, उसे तोड़ के शीशे के अंदर आके देखा तो पेपर वगैरह तो मुझे लगता नहीं कोई लेके गए हैं, लेकिन ये कि कैश सारा उठा ले गए हैं। कितना कैश था? और अप्रोक्सीमेटली ये समझो कि 3-4 दिन से मैं डिस्टर्ब था और भाई भी एडमिट थे मेरे, क्या कहते हैं, और फिर मैक्स में था। अब वाइफ की भी तबीयत खराब है। 3-4 दिन का कैश इकट्ठा हो गया मेरा 24.5 के आसपास, 24-24.5 के आसपास है। कोटद्वार के मालन नदी के वैकल्पिक पुल पर बहा खाली ट्रक। पुल पार करते समय नदी में फंस गया ट्रक। गाड़ी चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। अचानक मालन नदी उफान पर आने से ट्रक बह गया। कुछ दिनों पहले आई आपदा से पुल का आधा हिस्सा बह गया था। नदी में फिर भी जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा था चालक। इस समय मालन नदी बह रही उफान पर। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते नदी उफान पर। देहरादून की विकासनगर तहसील के लांघा जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। बता दें कि जाखन गांव में 16 परिवारों के 50 लोग रहते हैं। सभी प्रभावित लोगों को पचता गांव के एक स्कूल में बनाए गए राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं बता दें कि भूस्खलन के कारण सड़कें भी धंस गई हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कोटद्वार में इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की मौत हो गई है। बता दें कि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अस्पताल का निरीक्षण किया था और किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो उसने बोला भाई जिस डॉक्टर की हाथ टूटी है वो आएगा नहीं। तो मैंने कहा उसको कॉल कर लो भाई, हैं डॉक्टर आ जाएंगे। उसने बोला बोल उसको कॉल भी करो तो वो उठाएगा नहीं, बोल नहीं आएगा, हैं। तब हम मेरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए। तो कोटद्वार ले जाते वो भी 108 भी नहीं आई। 108 को फ़ोन किया वो भी नहीं आई। हम प्राइवेट टेम्पो बुक किया, उसको ले जाते मतलब 2 घंटे के अंदर 1 घंटा लगाओ, हैं 1.5 घंटे के अंदर मऊ कोट के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। अगर इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर होता वो हमें कोई सॉल्यूशन देता, कुछ होता ही नहीं, हैं। मतलब ये बता देता कि क्या चीज़ है, मतलब कोई होनी चाहिए। सामने का अटक है, हमें तो पता नहीं था इस चीज़ का। भाई वो बता देता कि डिक्लेयर की अगर सामने काटा है तो हम कई बार भी ले आ सकते थे, हैं। कोई दूसरी गाड़ी अब डॉक्टर को दिखाया प्राइवेट को, उसने बोला कुछ नहीं है, हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। हम तो सरकार तो हम गरीब आदमी है भाई, कहाँ जाए वहाँ कोटद्वार जाने के लिए है कि झंडी चौड़ में कोई रात में महिला 3 बजे पहुंची और वहां पर केवल वार्ड बॉय था, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हुए और अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी डेथ हो गई है। अभी मैं डॉक्टर जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ आवास बने हुए हैं और मैं ये जानती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं, तो क्या कारण था कि 3 बजे उनका इलाज नहीं हो पाया, इसका मैं संज्ञान लेकर अभी उनसे बात। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर एक अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग निस्तारित करने और 100% कूड़ा उठान की व्यवस्था बनने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि देहरादून को सुंदर बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है ताकि देहरादून सबसे सुंदर शहर की गिनती में आ सके। ये कूड़ा निस्तारण कूड़ा की एक रेगुलर जो है, इसकी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। कूड़ा अगर हम एक दिन अगर कूड़ा नहीं उठाते तो अगले दिन दूसरे दिन ढेर लग जाते हैं। तो ये निरंतर ये प्रक्रिया है और सफाई व्यवस्था डेली हम इसको करवाते हैं। चाहे कुछ वार्डों में हमने NGO के माध्यम से कराई हो, चाहे कुछ वार्डों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो,
तो लेकिन हमारा ध्येय एक ही है कि हमारा शहर जो है स्वच्छ होना चाहिए, शहर हमारा सुंदर होना चाहिए। स्वच्छ दून सुंदर दून का जो शहरवासियों का नारा है, वो अपना शहर जो है साफ सुथरा होना चाहिए। रुड़की में नगर निगम शहर की सभी संपत्तियों का ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग कराएगा। बता दें कि शासन ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। बता दें कि शासन ने 10 शहरों की संपत्तियों पर जीआईएस मैपिंग कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें रुड़की भी नाम शामिल है। वहीं एमएनए का कहना है कि जीआईएस मैपिंग करने से काफी फायदा मिलेगा। निगम की संपत्तियों के जीआईएस मैपिंग हमारे डायरेक्टरेट द्वारा कराई जा रही है। माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में एक अभी मीटिंग भी ली थी। एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था देहरादून सभागार में, नगर निगम सभागार में, और बाकी 10 शहरों का जिसमें रुड़की भी शामिल है, उनका शुरुआत होनी है अभी जीआईएस मैपिंग की। वो जैसे ही शुरू होगा उसकी जो भी जानकारी होगी वो आपको उपलब्ध करेंगे। देखिए, उस जीआईएस मैपिंग के बाद एक बार अगर मैपिंग हो जाती है तो उससे हमें ये भी सुविधा मिलेगी। एक तो भवन के संबंध में पता चलेगा, दूसरा बहुमंजिला है या एक मंजिला है उसके संबंध में पता चलेगा, उसमें कोई अल्टरेशन होगा, कोई परिवर्तन होगा, उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। तो टैक्सेशन में हमें बड़ी सुविधा होगी, खासतौर पर हाउस टैक्स में जो विवाद होता है, जो सेल्फ असेसमेंट में विवाद होता है, उसके संबंध में हमें काफ़ी सुविधा होगी। इस संबंध में जल्दी ही नगर निगम रुड़की में भी कार्य शुरू किया जाए। लालकुआं में विद्युत विभाग से संबंधित अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बिंदुखता और लालकुआं वासियों ने कुमाऊं मंडल विकास निगम के पूर्व निदेशक गिरधर सिंह बम के नेतृत्व में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय लालकुआं पहुंचकर ये उपवास रखा गया। इस दौरान उपखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन भी भेजा गया। साथ ही समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने 3 सूत्रीय मांगों में कहा है कि लगातार अघोषित विद्युत कटौती से क्षेत्रवासी परेशान हैं, तो वहीं लो वोल्टेज की समस्या से अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। हमारी 3 मांगे हैं। लगातार 1 माह के अंदर में हम देख रहे हैं कि विद्युत कटौती अघोषित, विद्युत कटौती वो भी अघोषित लगातार की जा रही है। ना उसका मैसेज आता है, ना विज्ञापन के माध्यम, अखबार के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से कुछ सूचना दी जाती है। दूसरी बात हमारी है कि लो वोल्टेज की समस्या, उसकी वजह से बिंदुखत्ता क्षेत्र के अंदर में तमाम लोगों के जो है कि विद्युत के उपकरण फूक गए हैं और लोग बहुत परेशान हैं। और तीसरी मांग हमारी है कि 20 साल हो गए बिंदुखत्ता में विद्युतीकरण कार्य को हुए। पंडित नरेंद्र तिवारी जी कांग्रेस सरकार के समय की बात है। आज तक 11 केवी के जो पोल हैं उनकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। और कई जगहों पे तो मेन मार्केट लालकुआं कार रोड की स्थिति तो ये है कि उनके पोल, जो लोहे के पोल हैं, वो ज़मीन में सड़ चुके हैं। वो कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी कोई जान माल की हानि हो सकती है। देखिए सभी, इस समय आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में यहाँ क्या मतलब बिंदुखत्ता लालकुआं क्या पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में लोग विद्युत कटौती से बहुत परेशान हैं। और इस कटौती से मतलब आज जनता त्रस्त है। जनता ही, आप जनता ही नहीं, पूरे बच्चे जो स्कूल में अध्ययनरत हैं उन लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। और अक्सर यहाँ पर हमने देखा है कहीं भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ अभी हम जब भी इस संबंध में हमने अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते भैया ये हमारे स्तर से नहीं है, ये ऊपर से ही कटौती हो रही है। मैं भी अभी बैठे कुछ देर पहले जब मैंने धरना शुरू किया था यहाँ पर, गिरधर भाई हम सब लोग बैठे थे, प्रदीप बथियाल जी, तो अभी एससी साहब को भी हमने बात करी, मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने कहा नहीं हमारे स्तर का नहीं है, तो ऊपर से हो रही है। क्या मौके पर कोई अधिकारी मिले? हाँ, तो अभी मौके पर तो यहाँ पर कोई अधिकारी आए नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।